हेलो फ्रेंड्स, मनोशाद और आप देख रहे हैं मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पूरी आज डॉक्यूमेंट्स तैयारी कराएंगे रिफ्यूज़ल पे। यानी कि जो आजकल रिफ्यूज़ल हो रहे हैं और उसमें जो रिफ्यूज़ल क्यों, जो नंबर भी आ रहे हैं उस रिफ्यूज़ल में क्यों रिफ्यूज़ल हो रहा है, सब चीज़ें बताऊँगा आपको। और रिफ्यूज़ल के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा दूँगा ताकि आपको रिफ्यूज़ल होने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े कि आपको पता ना हो कि किस रिफ्यूज़ल पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएं। रीअपील तो करते हैं लोग, ट्राई करते हैं कि भाई सब देखें कि रिफ्यूज़ल आया है तो उसको ट्राई करना पड़ता है कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम में मेरा वीज़ा लग जाए। तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स की रेडी करवा देंगे। और फ्रेंड्स, तो आज चलते हैं, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक। फ्रेंड्स, ये वीडियो का मेन टॉपिक है रिफ्यूज़ल। तो रिफ्यूज़ल जो आ रहे हैं आजकल, बहुत से नंबर चल रहे हैं, ज़्यादातर 10, 3, 4, 6, 5, ये सब 4 नंबर, 6 नंबर, 7, 8 नंबर, ये सब बहुत रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग को। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं रिफ्यूज़ल का 3 नंबर, जो कि रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखा हुआ है 3 नंबर रिफ्यूज़ल। 3 नंबर रिफ्यूज़ल में क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी करने, वो मैं बताता हूँ। 3 नंबर रिफ्यूज़ल में भाई देखिए, बैंक बैलेंस का उसमें लिखा हुआ है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। इनसफिशिएंट बैलेंस में ये लिखा हुआ है कि आपके पास बैलेंस नहीं है। तो आप लोग सोचते हैं कि मेरे पास बैलेंस मैंने सही लगाया था। जिनका बैंक बैलेंस सही है उनकी सैलरी पे ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है वर्क परमिट पे वेयर हाउस वर्कर या कोई अच्छी जॉब है और सैलरी कम है तो भी वो इनसफिशिएंट बैलेंस 3 नंबर आएगा। और अगर उनके अकाउंट में बैलेंस कम है तो 3 नंबर आएगा ही। तो उनको बैलेंस अपना मेंटेन करके रीअपील कर सकते हैं। और अगर सैलरी कम है तो सैलरी बढ़वा सकते हैं। अब नेक्स्ट रिफ्यूज़ल नंबर होता है 4। 4 नंबर पे क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, इंश्योरेंस। तो अभी जैसे कि आपने पहले देखा, 1-1.5 महीने पहले इंश्योरेंस का बहुत रिफ्यूज़ल आया, क्योंकि वो इंश्योरेंस चेंज हुआ था, जल्दी किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी सबको पता है। और इंश्योरेंस क्या देना है आपको, 365 डेज़। 365 डेज़ का इंश्योरेंस होना चाहिए आपका, 1 ईयर्स का, 30,000 यूरो का, 30,000 यूरो का या $50,000 का। इसमें आपका ये पैकेज होना चाहिए। 1 साल का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उसमें इंश्योरेंस आपका परफेक्ट रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है कि रिफ्यूज़ल आएगा इंश्योरेंस पे। अगर इंश्योरेंस आपका कुछ और पॉलिसी है तो आप चेक कर लें अपना, ठीक है। 1 साल से कम का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिफ्यूज़ल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर होता है 6। अब 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है रिफ्यूज़ल लेटर में, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक इन्फॉर्मेशन। अब ये फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक इन्फॉर्मेशन कैसे होती है कि यानी कि जैसे कि आपने वर्क परमिट पे आपका नाम कुछ और है और आपके पासपोर्ट पे भी नाम वही है जो वर्क परमिट पे, लेकिन जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने बनवाया है और उसमें कुछ नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि पासपोर्ट में आई है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में डबल ई इस्तेमाल हो गया है। बहुत से ऐसे नाम होते हैं, तो उसमें आपको वो चेक करना पड़ेगा। या आपका फिर कोई एजुकेशन में अलग है या आपके पासपोर्ट में अलग है या पापा का नाम में फ़र्क है, सर नेम में फ़र्क है, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी फ़ेक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और फेक डॉक्यूमेंट्स यानी आपके अपनी कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं आप, उसमें भी अगर कुछ कमियां होंगी तो भी वो फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक जो उसके फेक इन्फॉर्मेशन का रिफ्यूज़ल देते हैं 6 नंबर। और इसको फिर आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, इस पर रीअपील आप करने की बहुत प्रॉब्लम है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कहाँ से सही करेंगे, इसको पहले ही चेक करना है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नाम जैसे सर नेम है मोहम्मद, अगर खाली इतना फ़र्क है, अगर मोहम्मद फुल और शॉर्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए पासपोर्ट पे मोहम्मद इश्तियाक है, फुल है, और किसी डॉक्यूमेंट्स में MOD इश्तियाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट रिफ्यूज़ल बात करते हैं 6, 7 और 8। 6, 7, 8 नंबर में रिफ्यूज़ल में बदल क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में गलत इन्फॉर्मेशन, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फेक या गलत इन्फॉर्मेशन सेम चीज़ है। इसमें भी 6, 7, 8 यानी फेक इन्फॉर्मेशन, फेक डॉक्यूमेंट्स, और 7, 8 सेम ही है। एकोमोडेशन नहीं है, एकोमोडेशन लिखा है नहीं। तो 8 नंबर का मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। 6, 7, 8 पे आप क्या कर सकते हैं कि इस पर भी रीअपील करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप नया वर्क परमिट मंगा के तब कर सकते हैं। नया वर्क परमिट मंगा लें या सारे डॉक्यूमेंट चेंज करें, अपने लॉयर से बोलें जिन्होंने आपको वर्क परमिट दिया, उनसे बोलें कि सब चीज़ नहीं भेजें, फिर आप रीअपील कर सकते हैं। अब आते हैं रिजेक्शन नंबर 8 पे। 8 नंबर पे बदल ये है कि आपको मैंने एकोमोडेशन का बताया कि जैसे कि वर्क परमिट पे एकोमोडेशन आती है कि एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है,
और अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ से भरवाएं अपने लॉयर से या जिन्होंने वर्क परमिट दिया है, उसमें लिखा होता है एकोमोडेशन प्रीपेड, यानी कि आप उसका पैसे देंगे, उसका आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे हर महीना अपने, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अपने वर्क परमिट को सबमिशन से पहले ही चेक कर लें फ्रेंड्स, तो उसमें आपको सबमिशन से पहले फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रिजेक्शन नंबर आपको बताता हूँ 9। तो 9 नंबर पे क्या प्रॉब्लम होती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो 9 नंबर है रिफ्यूज़ल है, वो है डाउटफुल केस है, यानी कि आपका काम कुछ और है और आप जा किसी और काम में रहे हैं, या एक्सपीरियंस कोई और काम का लगा दिया आपने। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि आप वेयर हाउस वर्कर में जा रहे हैं, अब आपने एक्सपीरियंस की जगह अपना सेल्स एक्सपीरियंस या कोई फूड डिलीवरी एक्सपीरियंस वो मेंशन कर दिया, वो दे दिया अपनी फ़ाइल में। तो वो नॉर्मल सी बात है कि भाई पता चल जाता है कि आप वेयर हाउस वर्कर में जा रहे हैं, लेकिन आपको इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो 9 नंबर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। और डाउटफुल केस है, उसमें डाउट लिखा होता है कि रिस्पॉन्सिबल डाउट, आप जाके वापस नहीं आएंगे। तो उसमें अब आप उसको जस्टिफाई करने के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बेबी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर लगा सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आप अपनी फैमिली के सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या अपना कोई बिजनेस दिखा सकते हैं कि भाई हम जाके वापस आएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं, आप जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस लगा सकते हैं वो आप दें कि हम वहाँ से जाके वापस आएंगे। कोई हमारा ऐसा मेरा नहीं है कि हम जाके वहाँ से वापस नहीं आएंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 10, जो कि रिजेक्शन नंबर 10 बहुत ज़्यादा होता है और अभी भी रिजेक्शन चल रहे हैं 10 नंबर पे। अब 10 नंबर पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपकी कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है, या तो उनको वर्कर की नीड नहीं है, या तो उनको वर्कर मिल चुके हैं आपका वर्क परमिट से पहले। अब उन्होंने आपके वर्क परमिट पे नीड नहीं है, उन्होंने कैंसिल किया हुआ है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, या सैलरी नहीं दे रहे हैं, या उनके पास जो बंदे जा रहे हैं वो वापस चले जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, जॉब कहीं और कर रहे हैं। जब ये वीज़ा ऑफिसर चेक करते हैं तो आपको 10 नंबर देते हैं। कुछ कंपनियों के भी 2-3 दिन पहले ही एक ही कंपनी में 3-4 बंदों का रिफ्यूज़ल आया। तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी ना किसी का तो लगना चाहिए। कंपनी में प्रॉब्लम है तभी रिफ्यूज़ल होता है। अब उस पर आप डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे, आपको डॉक्यूमेंट देना है, अपनी कंपनी को कांटेक्ट करना है, रिफ्यूज़ल के बाद उनको रिफ्यूज़ल लेटर भेजना है, अपनी कंपनी से बोलना है कि सर मुझे आप एम्बेसी को मेल करें कि आपको मेरी ज़रूरत है, आप मुझे हायर करना है। उस मेल का प्रिंट आउट लें और हायर करने के लिए मेल भी करें, उनको जस्टिफाई करें एम्बेसी ऑफिसर्स को कि इन बंदे की हमें ज़रूरत है, इनकी ये सैलरी है, ये डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ उसका प्रिंट आउट आप मंगा लें। और उनसे री अपील लेटर मंगाएं, कंपनी से री अपील लेटर मंगाएं, उसमें सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए और मेल का प्रिंट आउट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये 14 दिन के अंदर आपको सबमिशन करना होता है, दोबारा री अपील करना होता है। अगर 14 दिन निकल गए तो आपको नेक्स्ट फिर वो लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट का पता है आप लोग को बहुत प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रिफ्यूज़ल पे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त नौशाद। अल्लाह हाफिज़।